हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू CGIS। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सभी के जो भी स्टूडेंट इस बार अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, टॉपिक है इंडियाज न्यू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या अंशदान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और इसी को टैकल करने के लिए एक बार फिर दुनिया भर के देश, जिसमें भारत भी शामिल है, अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स अपडेट कर रहे हैं, या कहें कि प्रत्येक देश अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान दे रहा है, जिसे हम NDC 0.3 कह रहे हैं। राइट, इसी के संदर्भ में 25 मार्च 2026 को भारत ने अपना अपडेटेड NDC अप्रूव किया है। इसमें 2035 के लिए नए क्लाइमेट टारगेट्स दिए गए हैं। और टारगेट का यहाँ मतलब है कि भारत अपने पुराने 2030 के जो टारगेट थे उसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया है, और इस 2035 के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। इसमें एमिशन कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना। तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं कि NDC एग्जैक्टली क्या है, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है, लीगली बाइंडिंग है क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। 2025 के ये NDC टारगेट डिसाइड करेंगे कि दुनिया 2035 तक किस डायरेक्शन में जाने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नए टारगेट सच में ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख पाएंगे, और भारत में अपने नए NDCs में क्या बड़ा प्रॉमिस किया है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि NDC एग्जैक्टली है क्या, ये है ना, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है क्या। NDC बेसिकली हर देश के क्लाइमेट टारगेट्स, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स होते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट के या पेरिस एग्रीमेंट या समझौते के अंडर सबमिट किए जाते हैं। इसमें बताया जाता है कि कितना एमिशन, ये जो कार्बन उत्सर्जन है, कम करेंगे। कोई देश है कि वो देश अपना टारगेट बताता है कि हम इस साल या 2035 तक अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम कितना कम करने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी बढ़ाएंगे इसमें। राइट, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कितनी बढ़ाने वाले हैं, है ना। अडॉप्टेशन के क्या स्टेप्स होंगे, ये बेसिकली अगर हम एक तरीके से देखें तो प्रोमिसेस होते हैं कि देश कैसे पॉल्यूशन कम करेगा या क्लीन एनर्जी बढ़ाएगा। तो अगर सिंपल शब्दों में NDC को समझें हम, तो यह एक देश का क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड है, जो बताता है कि वो फ्यूचर में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा। राइट, दूसरा पॉइंट, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि NDC हर 5 साल में अपडेट होता है, और हर बार कंट्रीज़ को अपना एम्बिशन बढ़ाना पड़ता है। ये भी रूल है पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग हमारे पास जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंडियाज न्यू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड हाउ डज इट कंपेयर विद द प्रीवियस कमिटमेंट। तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी जो न्यू अपडेटेड NDC है और जो प्रीवियस जो हमारा NDC है उसमें क्या डिफरेंस है। What do emissions data indicates about the progress towards these target। जो हमारा जो डेटा है बेसिकली, जो अभी तक हमने अचीव किया है, वो डेटा क्या शो करता है, जो प्रीवियस हमारे जो टारगेट्स उसको लेकर भारत ने कहाँ कितनी प्रोग्रेस की है, और कौन सा सेक्टर है जो ड्राइविंग ट्रेंड बेसिकली बता रहा है इस समय, एंड व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शंस इन द कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजी। और लास्ट में है कि NDC सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के तहत NDC को लाया जाता है। जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के, उन्हें अपने पीरियडिकली, ये ना मस्ट पीरियडिकली सबमिट NDC। पीरियडिकली मतलब हर एक 5 साल में सभी देशों को जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है वो क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, ये वॉलेंटरीली प्लेज स्पेलिंग आउट, यानी ये वॉलेंटरली हर एक देश को ये टारगेट जो है क्लाइमेट एक्शन टारगेट जिसको NDC कहते हैं, ये बताना पड़ता है। ये वॉलेंटरी है बेसिकली, मैंडेटरी नहीं है। इसको आप ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पास, है ना, संदर्भ में। तो भारत सरकार ने अभी इसको चूंकि मार्च में 2026 में इसको अप्रूवल दिया है। राइट, अब यहाँ पे दे अराइव एट अ मोमेंट व्हेन न्यू एनालिसिस शो दैट इंडिया CO2 एमिशन इन 2005 ग्रो एट द स्लोएस्ट रेट इन मोर देन 2 डिकेड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है कि है ना, कि भारत का CO2 जो एमिशन है वो ग्रो तो हुआ है, लेकिन उसका जो रेट है बेसिकली वो बहुत कम हो गया है 2 दशक में। यानी जिस स्पेस से CO2
का उत्सर्जन हो रहा था भारत में, जिस पेस से CO2 का एमिशन हो रहा था भारत में, वो पेस क्या हुआ है, कम हुआ है, उसमें गिरावट देखने को मिली है ना। तो यहाँ पर बेसिकली देखेंगे तो हम इनको टोटली डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो अभी हमारा अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है 2031 से 2035 के लिए, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं जी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 47% बाय 2035 फ्रॉम 205 लेवल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है GDP के संदर्भ में, इसको हम देखते हैं, इसको रिड्यूस कितना करना है, 47%। 2035 तक हमको 47% करना है 2005 के लेवल से, है ना। पहला ये है, इनको हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली होता है क्या, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे अभी। दूसरा यहाँ पर है टू अचीव 60% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2035। ठीक है, तो हम 2035 तक हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी है, यानी क्लीन एनर्जी बोलते हैं हम, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, वो हमारा टारगेट है कि हम 60% जो टोटल अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है इंडिया में, तो हम लगभग 2035 तक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनसे 60% ऐसा जनरेट करने वाले हैं, ये दूसरा। ठीक, थर्ड है टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2। अभी हमको कार्बन सिंक बनाना है, राइट। ये अभी ये टारगेट है 3.5 टू लेकर 4.0 बिलियन तक, यानी हर हम ये 2035 तक ऐसा करने वाले हैं कि हमारा कार्बन सिंक जो रहने वाला है वो बेसिकली क्या रहेगा, 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2035 टू 2005 लेवल के, है ना। ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। सॉरी। अब जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक चीज़ और है कि इंडिया का विज़न है, यहाँ पर इंडियाज कमिटमेंट टू अलाइन विद द विज़न ऑफ विकसित भारत एट 2047 एंड नेट ज़ीरो बाय 2070, राइट, कि 2070 तक हमको नेट ज़ीरो करना है। नेट ज़ीरो मतलब जितना उत्सर्जन करते हैं हम, कार्बन एमिशन जितना होता है उतना एब्जॉर्प्शन भी करें इसको, है ना, हमारे पास इतने संसाधनों से हो कि मतलब जीरो एमिशन एग्जैक्टली हो जाए वैसे, है ना। ऐसा जीरो एमिशन से मतलब है कि हम जितना उत्सर्जन करें उतना क्या करें उसको रेमेडिएबल, बेसिकली रेमेडी भी उपलब्ध हो, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, राइट। यहाँ पर देखें इंडियाज न्यू कमिटमेंट, पहले कमिटमेंट की बात करते हैं। इंडिया हैज़ प्रोमिस टू अटेन एटलीस्ट 47% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP, राइट। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एमिशन इंटेंसिटी एग्जैक्टली क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। अगर एक लाइन में समझे तो इसको बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी का मतलब है इकोनॉमी के है ना स्तर पर देखें अगर तो 1 रुपये पर जितना पॉल्यूशन हो रहा है, अगर सपोज दैट कि इकोनॉमी में 1 रुपये जनरेट हो रहा है तो कितने % उसकी वजह से पॉल्यूशन बेसिकली क्रिएट होता है ना। जैसे सपोज दैट बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझते हैं कि GDP का मतलब, जैसे आप लोग जानते हैं GDP का मतलब है कि फाइनल जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि एक किसी देश में किसी जोग्राफिकल एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो फाइनल वैल्यू होती है, राइट, टोटल बेसिकली हम बात करते हैं तो उसको हम टोटल GDP बोलते हैं किसी भी देश का, है ना। और एमिशन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि 1 यूनिट GDP बनाने के लिए कितना CO2 पॉल्यूशन निकल रहा है, CO2 यानी पॉल्यूशन निकल रहा है ना। तो सपोज दैट कि हम 100 रुपये की, अगर हमारे भारत की इकोनॉमी 100 रुपये की है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें 10 यूनिट पॉल्यूशन होता है, तो हमारा एमिशन इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0.1%। ये इसका मतलब है एमिशन इंटेंसिटी, है ना, कि आप GDP, आपका जो GDP हो रही है उसमें उस GDP को बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। जैसे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज चलती हैं, है ना, बहुत सारे कारखाने चलते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन भी तो होता है कि नहीं। तो ये इसको बोलते हैं हम बेसिकली एमिशन इंटेंसिटी, है ना। तो इसको कितना करना है हमारे GDP 2005 के बेस लाइन जो रखी है 2035 तक, 2005 के बेस लाइन में हमको ये 47% तक एटलीस्ट बोला है ना। तो ये 47 आगे बढ़ सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमको अटेन करना है एटलीस्ट, ये हमारा टारगेट है कि 47% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP,
राइट, एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी जिसको बोलते हैं, फ्रॉम 2005 बेस लाइन बाई 2035, राइट। अभी जब करंट का देखते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, NDC 2.0 जो चल रहा था, उसमें हमारा क्या टारगेट था, तो करंट हमारा जो कमिटमेंट था 2030 तक, ये है 45% रिडक्शन का हमारा ये टारगेट था कि इज़ टू अचीव 45% रिडक्शन बाय द ईयर 2020 का। अगर हम टारगेट देखते हैं अचीवमेंट हमारा क्या है, तो 2020 के अंत तक अगर हम देखें तो इंडिया ने लगभग 36% 2005 के लेवल का बेसिकली हमने ये अचीव कर ही लिया था। अभी जब न्यू डेटा आएगा, अपडेट डेटा आएगा इसके संदर्भ में, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली अभी तक कितना हो। मुझे लगता है ना कि ये 45% है, क्योंकि 2020 में ही ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया था कितना, 36%। तो अभी 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये 45% हो सकता है ज़्यादा निकल गया, हो सकता है कम भी हो, बट लेट्स सी, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड जो हमारा कमिटमेंट है, इसकी बात करते हैं। सेकेंड कमिटमेंट हमारा क्या है, इसको लेकर यहाँ पर देखें, इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो भारत टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है, जनरेट करता है ना, हमारे यहाँ देश में जो बिजली का जो उत्पादन होता है टोटल, अब उसमें से जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हम 2035 तक कितना करने वाले हैं, उसका 60%। जैसे सपोज दैट अभी 100 यूनिट बिजली हमारे यहाँ उत्पादन होता है टोटल भारत में, है ना, तो हमारा ये अब टारगेट है कि 2035 तक ये 60 यूनिट हम किससे करने वाले हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल से यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनसे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्रिएट करने वाले है ना। तो इसको हमको याद रखना है, ये हमारा राइट। यहाँ पर जो हमारा पिछला जो एग्जिस्टिंग टारगेट था 2030 वाला, उसमें 50% था, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ पर कितना है, 60% है हमारा, और यहाँ पर कितना है, 50% है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड वेल अहेड ऑफ शेड्यूल। ऑलरेडी हमने ये अचीव कर लिया है। अभी अगर हम देखें एट प्रेजेंट में, तो हम जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है इंडिया में, यानी जो कुल बिजली का जो उत्पादन होता है भारत में, वो अभी 52% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे होता है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से। तो यहाँ पर 60% होने में अभी हमारे पास लगभग 9 साल हैं। तो 9 साल में हम क्या ये मतलब 8% और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते हैं इससे फॉसिल फ्यूल, सो मोस्ट पॉसिबल है ये, है ना, और ये हमने कर दिखाया है ऑलरेडी। तो ये बिग अचीवमेंट है भारत के लिए। थर्ड कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड कमिटमेंट क्या है इंडिया का, रेस टू क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ इट्स फॉरेस्ट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉर 2030 इंडिया इज कमिटेड टू क्रिएट एन एडिशनल सिंक 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent over its 2005 स्टॉक। ये हमारा टारगेट था, जो पिछला हमारा टारगेट था उसमें यह का 2030 तक हम अपने कार्बन सिंक से, कार्बन सिंक में जैसे फॉरेस्ट, कार्बन सिंक से मतलब होता है कि ये CO2, जैसे हमारे वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन होता है, तो पेड़ पौधे है ना, मिट्टी सॉयल है जैसे के लिए, या समुद्र है, ये क्या करते हैं, उस कार्बन को एब्जॉर्ब भी करते हैं, है ना। तो हमारा ये था कि हम वृक्षारोपण के माध्यम से, है ना, प्लांटेशन के माध्यम से, एफॉरेस्टेशन के माध्यम से इस कार्बन सिंक को 2.3 to 3 बिलियन टन CO2 ये एब्जॉर्ब करा देंगे, ऐसा हमारा ये टारगेट था 2025 के लेवल। अभी इसको बढ़ा के क्या किया है, इस वाले में इसको बढ़ा के हमने 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एक्विवेलेंट कर दिया है। यानी इसमें अभी हमने क्या किया है, 1% ये बढ़ा दिया है। आप यहाँ पे देखें 2.5 था जो पिछला NDC था, उसमें हमारा टारगेट, अब यहाँ पे हमने 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन्स ये हमने कर दिया, ये हमारा जो टारगेट है अभी। These three targets form the core of India's contribution to the global efforts to fight climate change। अब ये जो 3 हमारे कोर बेसिकली कंट्रीब्यूशन हैं जो वैश्विक क्लाइमेट चेंज है उसके फाइट के, है ना, विरुद्ध अगर बेसिकली देखें तो ये हमारे मेन 3 टारगेट हैं। और इसके अलावा भी भारत क्या करता है, बहुत सारे सेवरल स्टेप्स ले रहा है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, बट दीज डू नॉट हैव अ क्वांटिटेटिव टारगेट। बट ये क्वांटिटेटिव टारगेट हम इनको नहीं, चूँकि
लेकर चलते, बट इंडिया ने इस और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि कार्बन फुटप्रिंट को बेसिकली रिड्यूस करने में मददगार साबित हो रहे हैं, जैसे कि टू परस्यू फॉर अ क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्रिएट किया जा रहा है ना। यहाँ पर शायद कुछ लोगों को एक और भी चीज़ है कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है, एक बार और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये बचा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने में, यहाँ पर रिडक्शन मीन्स राइट, इसमें जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे बात की गई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बेसिकली है ना, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है, किसी देश के पास टोटल कितनी बिजली बनाने की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है या पावर प्लांट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट। तो आपको ध्यान रखना, देखिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा सेकंड कमिटमेंट है जहाँ पे हमने बोला है कि 60% हम जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है बेसिकली है ना, इसको हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 2035 तक करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आएगा आपके यहाँ पर कि ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसका है ना जनरेशन, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसी देश के पास टोटल कितनी बिजली बनाने की मैक्सिमम कैपेसिटी, उसको बोलते हैं हम क्या बेसिकली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जैसे सोलर प्लांट है, कोल प्लांट है, विंड एनर्जी है, सबको मिलाकर जो टोटल कैपेसिटी होती है उसे ही हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और शब्द है क्यूमुलेटिव, है ना। तो क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, अब तक जितनी कैपेसिटी ऐड हुई है सबका टोटल या ओवरऑल सम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। मान लो कि अभी 2020 में हमारे पास 100 गीगावाट कैपेसिटी थी, अब 2022 में इसमें ऐड हुआ 50 गीगावाट ऐड हो गए, तो लगभग 250 गीगावाट हो गया। ये 2025 तक हमारे पास और 50 गीगावाट हमने इसमें ऐड किया, तो अगर हम टोटल देखें तो जो है 200 गीगावाट हमारे पास बेसिकली हो गया है ना, जैसे 100, 50 और 50 तो इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये शब्द आएगा आपके इसमें, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जब इंडिया कहता है कि हम 60% ये क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी, इसका मतलब टोटल पावर कैपेसिटी का हम 60% सोलर, विंड, हाइड्रो है और न्यूक्लियर जैसे क्लीन सोर्स से आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी हमारे पास जो टोटल पावर कैपेसिटी का 60% किससे आएगा, रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर जैसे है ना क्लीन सोर्स से आएगा। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी था, कई बार स्टूडेंट को थोड़ा सा इसमें इशू रहता है कि नहीं समझ पाते कि क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्या मतलब है। तो हमने यहाँ पर ये बात की थी। अब बात करते हैं यहाँ की, हम बात कर रहे थे कि टू पुश बेसिकली रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे सड़कें हैं, सड़कें हमारी ऐसी बनाई जाएं कि जो कि लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक है ना सड़कें मतलब सनरेज को है ना इस 55 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान पहुंच जाए तो उसको बहन कर सके। दूसरा कि एसीज वगैरह ऐसे हाउसेस बनाए जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत कम हो, छत पर अगर हम रूप जो नो सोलर प्लांट बेसिकली है ना इंस्टॉल्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही हमको बिल्डिंग्स बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ है कि प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। अब देखिए यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाने को यूपीएससी को कुछ नहीं जाता है, वो आपसे पूछेगा कि ये प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन। तो ऐसी लाइफ जीना जैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर कम से कम नुकसान हो, यानी हम अपनी डेली हैबिट्स को ऐसे बदलें कि नेचर प्रोटेक्ट रहे और फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्स मिल सके। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे प्लास्टिक कम यूज़ करना। अब प्लास्टिक कम यूज़ करना तो मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ स्टील या ग्लास बोतल के यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बोतल की जगह है ना। दूसरा है ट्रांसपोर्ट में चेंज करना, बेसिकली कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, साइकिल का यूज़ करना, ये भी है। एनर्जी सेविंग की बात करते हैं यहाँ पे तो एलईडी बल्ब का यूज़ करना, जैसे रेगुलर जो बल्ब रहते हैं उनकी जगह एलईडी बल्ब का यूज़ करेंगे तो क्या होता है, एनर्जी सेविंग होती है बेसिकली। सोलर एनर्जी का यूज़ करना, ठीक है ना। फूड हैबिट्स को बदलना, जैसे फूड वेस्ट अवॉइड करना, या लोकल या सीजनल जो फूड हैं उनको ही खाना है ना। तो ये भी क्या होता है, हमारी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को दर्शाता है। वाटर कंजर्वेशन, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, ये सब सारे क्या हैं, हम प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इसके एरिया में आते हैं। जैसे
अगर हम इसको वन लाइन में बोलें तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब है ऐसी जीवन शैली जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज करे, राइट। इसको बोलते हैं प्रमोट लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और यहाँ पे मोबिलाइज न्यू मीन्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टू सपोर्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट। देखिए क्लाइमेट ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट से लड़ने के लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब डोमेस्टिक स्तर पर हो या इंटरनेशनल स्तर पर हो तो हमको ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंस की बहुत सारे, जिससे कि हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर सकें। इंडिया का कमिटमेंट भी है विकसित भारत एट 2047 एंड नेट जीरो बाई, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट भी है, इसको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो हमने अभी टारगेट देखे अगर 2000 जो 30 था प्रीवियस एनडीसी हमारा, और अभी जो न्यू अपडेटेड एनडीसी, उसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। सरकार ने टारगेट एम्बिशियस टारगेट नहीं रखे हैं बहुत ज़्यादा। इसके पीछे के कारण है कुछ। दिस इंडिकेट कॉशियस स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं हम कि सरकार ने बहुत कॉशियस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई है। उसके पीछे कारण है एक तो है कि अमेरिका क्या करता है कि बहुत बड़ा डोनेटर भी था क्लाइमेट चेंज को लेकर। अगर बात करें तो बहुत सारा पैसा डोनेट भी करता था अमेरिका। अब अमेरिका ने क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को पुल कर लिया। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अपने आप को पुल कर लिया। तो क्लाइमेट फाइनेंस अटक चुका है भारत में, विश्व में अगर देखें तो। जब फाइनेंस ही नहीं होगा तो दिक्कत होगी ना। हम कैसे, मतलब क्लाइमेट से लड़ने के लिए हमारे पास जब पैसा ही नहीं होगा तो हम टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर इंडिया प्रेफर्स फ्लेक्सिबिलिटी ओवर बाइंडिंग कमिटमेंट्स। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर इंडिया ने जो बाइंडिंग कमिटमेंट की जगह फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया है। अवॉइड्स बीइंग कॉन्स्टेंट बाय ओवर एम्बिशियस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, राइट। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किया गया है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है। जो ईयर्स ऑफ अनाउंसमेंट, जैसे फर्स्ट एनडीसी हमारा था जो है ना, वो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आया था 2015 में, फिर दूसरा 2022 में, और ये तीसरा है हमारा 2026 में। तो आप देखेंगे हर एक 5 साल के बाद एनडीसी आया हुआ है। टारगेट ईयर अगर हम देखें 2030 था इसका भी 2030 था, और इसका भी 2035 था, ये ठीक है ना। अब गोल पहला गोल यहाँ पर क्या था, रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी एमिशन पर यूनिट जीडीपी, ठीक है ना। तो जो पहला हमारा एनडीसी था उसमें हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम 33 से 35% 2005 के लेवल तक ये रिड्यूस करने वाले हैं। एमिशन इंटेंसिटी हमारी जो है ये इतना दिखाई देगा, 33 से 35%, ठीक है, 2005 के लेवल। ये हमने बढ़ा के फिर क्या किया, जो एनडीसी सेकंड था उसमें 45% कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 47, ठीक। तो यहाँ पे 36% जो है रिडक्शन अभी तक हमने अचीव कर लिया था 2020 तक। अब न्यू डेटा जब आएगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। तो इसलिए आप अपडेटेड रहिए कि जब भी सरकार इसको लेकर डेटा रिलीज करती है तो आपको ये पता होना चाहिए 2020 का ये है कि 36% रिडक्शन अचीवमेंट हमने कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर 33 से 35% या 45% टारगेट था, यहाँ पे 47% टारगेट है, राइट। गोल 2 की बात करते हैं, शेयर ऑफ नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज। तो पहला एनडीसी में हमारा क्या टारगेट था कि 40% हमको क्या करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी या रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी का ये 40% हमारा टारगेट था। फिर ये बढ़ के 50% हुआ, और अभी कितना है 60% थर्ड वाले में, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है 2026 तक 52%। तो 60% अचीव करने में हमको कुछ नहीं जाता है, ये हम ईजिली अचीव कर सकते हैं। और गोल 3 की बात करें यहाँ तो क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक फॉरेस्ट ट्रीज, है ना, जिससे कि क्या होगा कि CO2 को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये हमारा टारगेट था कि हम 2035 तक क्या करने वाले हैं, 2.5 to 3 बिलियन टन्स ओवर 2005 स्टॉक ये करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे भी सेम था टारगेट। यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल नहीं बदले थे, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो गोल जो 3 था वो एनडीसी 1 में एनडीसी 2 में सेम था, लेकिन गोल यहाँ पर गोल 3 जो है यहाँ पर कार्बन सिंक हमारा कितना है 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन तक कर दिया था, राइट। 2021 की बात करें तो ऑलरेडी हमने 2.3 बिलियन टन्स ये क्रिएट कर लिया था हमने, यानी फॉरेस्टेशन के माध्यम से, ट्रीज प्लांटेशन के माध्यम से ऑलरेडी ये अचीव कर लिया था। तो बिग अचीवमेंट है हमारे लिए, है ना, इसमें और हमने ये टारगेट बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक,
तो यहाँ पर देखें अंडर 2015 पेरिस एग्रीमेंट, इसको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। नेशन डिसाइड देयर क्लाइमेट एक्शंस ऑन देयर ओन, ठीक है। दिस इज द रीजन दीज आर कॉल्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और एनडीसी। जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, उसके तहत क्या है, हर एक देश को टास्क दिया गया है कि आप अपने स्तर पर अपन जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग आप टारगेट्स बनाइए और उनको हमको सबमिट करिए। तो UNFCCC को ये हमको क्या करना होता है, 5 साल के बाद सबमिट करना होता है। और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। बट एवरी सच सब्सिक्वेंट सेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन मस्ट मार्क प्रोग्रेसिव ओवर एग्जिस्टिंग वन। ऐसा नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो आगे आने वाले एनडीसीज हैं वो ऐसा ना हो कि पीछे जो हमारे था उससे कम हो जाए। सपोज दैट हमारा अभी का टारगेट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 60% करने वाले हैं, है ना। इससे पहले 50% और उससे पहले 40% था। तो ऐसा ना हो कि ये आगे एनडीसी हमारा आता जाए और ये रिडक्ट टारगेट जो और कम होता चला जाए, ये नहीं। यहाँ पे ये क्या है, एवरी सब्सिक्वेंट सेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन मस्ट मार्क अ प्रोग्रेशन ओवर एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है ना। तो जो हमारा एग्जिस्ट करते हैं उससे क्या हो और बढ़ के ही होना चाहिए, ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत मैंडेटरी है, इसको ध्यान रखना है हमको। दिस इज इंडिया थर्ड एनडीसी, जैसा हम लोग जानते हैं, द फर्स्ट टू हैविंग बीन सबमिटेड इन 2015 एंड यहाँ पर 2025 और ये 2022, राइट। इंडियाज एनडीसी फॉर 2035 वॉज लॉन्ग अवेटेड ऑलरेडी। ऑब्वियसली बात है कि ये हमने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया लोगों, और जो विश्व समुदाय है वो भी चाहता कि भारत भी जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करे। सिंस मोस्ट ऑफ द अदर लार्ज एमिटर्स इंक्लूडिंग चाइना, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एमिटर, हैड अनाउंस्ड देयर एनडीसी लास्ट ईयर एड ऑफ ईयर एंडिंग एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन बेलम, ब्राज़ील। तो चाइना ने ऑलरेडी हमसे 1 साल पहले इसको, जो ब्राज़ील में बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इसको अनाउंस कर दिया था। तो लोगों को उत्साह थी कि भारत के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं एनडीसी के रिगार्डिंग। तो ये हमारे भारत सरकार ने अभी इसको अनाउंस कर दिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये एनडीसी वॉलंटरी है या मैंडेटरी, है ना। तो यहाँ पे तो पेरिस एग्रीमेंट के अगर हम बात करें तो एवरी सिग्नेटरी कंट्रीज मस्ट पीरियडिकली सबमिट, यानी ये आवश्यक है, मैंडेटरी है कि जो भी जिन्होंने भी पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है वो कंट्री क्या करेंगे, पीरियडिकली हर एक 5 साल बाद, मतलब लगभग एनडीसी उनको सबमिट करना होता है। ये वॉलंटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर वॉलंटरी प्लेजेस, है ना, यानी टारगेट्स जिनको हम बोलते हैं, स्पेलिंग आउट हाउ दे विल ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। और यहाँ पे बताया जाता है कि हम फॉसिल फ्यूल से धीरे धीरे कैसे अपने आप को किन किन स्टेप्स के माध्यम से हम अलग होते जा रहे हैं, यानी कम यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एनडीसीज एक्चुअली probed countries towards clean energy? This is a central question that hangs over every NDC cycle and the evidence is decidedly mixed है। यहाँ पर अगर देखें तो क्या किसी देश ने बेसिकली इन जो टारगेट्स हैं इनको फुलेस्ट तरीके से अचीव किया है? क्या जो एम्बिशियस टारगेट हैं कोई देश इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे? तो अगर भारत की बात करें तो भारत ने इस ओर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है अन्य देशों की अपेक्षा कर देखें तो। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है इसके माध्यम से, है ना। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है अभी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट है इनकी, यूएनईपी की, जो इसको टाइटल दिया गया है ऑफ टारगेट डिलीवर्ड अ ब्लंट वर्डिक्ट। यहाँ पे एक ब्लंट वर्डिक्ट बेसिकली उन्होंने बताया, नेशन हैव हैड 3 अटेम्प्ट्स, राइट। जैसा कि हम जानते हैं 2015 से लेकर 3 बार अटेम्प्ट किया है ऑफ टारगेट। प्रोजेक्टेड वार्मिंग फेल फ्रॉम 2.6 to 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2.3 to 2.5, बट methodologically अगर हम बात करें updated accounts for much of the improvement and the US withdrawal from the Paris Agreement cancels out another chunk। तो हमने हमारे जो टारगेट थे कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को जिस सीमा तक रखना है वहाँ तक हम उसको टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। दूसरा एक सबसे बड़ा सेटबैक ये रहा कि ट्रंप के आने के बाद यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया अपने आप को, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, राइट। एनडीसी समिट से सो फार क्लोज less than 14% of the emission gas gap needed to reach 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट, राइट। हमारा जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि हमको जो टेम्परेचर है बेसिकली, है ना, इसको हमको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना के रखना है। उसमें अगर देखें तो
मतलब उतना हमने प्रोग्रेस नहीं किया है। ये क्लोज जो सबमिशन है, एनडीसी सबमिशन है, वो 14% के लगभग इतना गैप दिखाई देता है इसमें, है ना। तो ये यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे यूएई में जो CO2 ये कॉप कॉप हुआ था UNFCCC का, यहाँ पे भी कुछ टारगेट्स है, इसको बोलते हैं यूएई कंसेंसस। नियरली 200 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया 2023 में। यहाँ पे एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन बाय ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ट्रिपलिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2030 टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे बहुत सारे लबोलुआब हुए, बहुत सारी बातें की गई और प्रॉमिस किया गया कि हम क्या है फॉसिल फ्यूल्स जो है इससे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल से, है ना। जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसको हम ट्रिपल कर लेंगे ऐसा, और है ना, डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2020, ये सारी बातें बोलेंगे, इसको बोलते हैं यूएई कंसेंसस। बट ऐसा हुआ नहीं, ये सबसे जो टारगेट है बेसिकली अभी तक अचीव नहीं हो पाए। अब एक और यहाँ पे पैराडॉक्स दिखाई देता है, यहाँ पर अगर देखें तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज एक्सेलरेटिंग एनीवे, ग्लोबल सोलर एंड विंड इंस्टॉलेशन रीच्ड अ रिकॉर्ड 814 गीगावाट इन 2025। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि अगर हम देखें एनर्जी जो ट्रांजिशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ग्लोबल सोलर एंड विंड इंस्टॉलेशन की जो अगर हम बात करते हैं, ये अभी तक कितना पहुंच गया है, 814 गीगावाट इन 2025। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा हम समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखो, रिन्यूएबल सरपास्ड कोल as the largest source of electricity globally in the first half of 2025। जो रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट हो रही है वो उसने क्या किया है, कोल वेस्ट एनर्जी उसको सरपास कर दिया है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, तो वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज के रूप में अभी बेसिकली उभर के आया है। मतलब ये है कि जैसे कि पहले विश्व 2025 से पहले कोल से ज़्यादा यानी कोयला से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन ज़्यादा करता था, अभी क्या कर दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ने इसको सरपास कर दिया। जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने धीरे धीरे कोल पर निर्भरता कम कर दी है वैश्विक स्तर पर देखें। हालांकि भारत में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है अभी लगभग 50% के समथिंग अभी हम क्या है, कोल वेस्ट है, राइट। 52% हो गया है धीरे धीरे, तो 10 है ना, बिग अचीवमेंट, राइट। अब यहाँ पर भारत की बात करते हैं, ये हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। इससे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट एग्जैक्टली क्या है। आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये पेरिस एग्रीमेंट एग्जैक्टली है क्या, ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो पेरिस एग्रीमेंट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। 2015 में बेसिकली ये 21वां कोप था UNFCCC का, है ना। यहाँ पर ये पेरिस में हुआ था फ्रांस में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। यानी UNFCCC का यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ये फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये कोप 2021, राइट, पेरिस में हुआ 2015 में। यहीं से हमारा जो इंटरनेशनल सोलर लाइंस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकला था। फ्रांस के जो अभी राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और इन दोनों में इस बात को लेकर सहमति बनी और हमने क्या किया कि इसको इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो ये एक तो ध्यान रखना है कि यहाँ लीगली बाइंडिंग है जो पेरिस एग्रीमेंट है। अगर जो देश इसका साइंस, जिन देशों ने इसको साइन किया है उनका ये लीगली बाइंडिंग है। यहाँ पर 195 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट कर साइन किया है इसको, यानी 195 जो देश हैं वैश्व, उन्होंने क्या किया है कि इसको साइन किया है। और ये फोर्स में आया है 2016 में, और करंट अगर देखें 2026 में तो 194 पार्टीज़ हैं इसमें। यानी इसके मेंबर अभी तक कितने हैं पेरिस एग्रीमेंट के, तो 194 हैं, क्योंकि यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो इसीलिए ये इट्स ओवर आर्किंग गोल इज़ टू होल्ड द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको समझना है, ये जो शब्द है वेल बिलो, राइट, यहाँ पर वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इसका क्या मतलब है ये हमको देखना है, राइट। जैसे कि सिंपल सा समझ लेते हैं कि
दुनिया के सभी देश मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, है ना? और ये टारगेट दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट में, राइट? अब यहाँ पे अर्थ का जो टेम्परेचर है ऑलरेडी बढ़ रहा है, जिसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि इस टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है इसको 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे। ये हमारा टारगेट है, पूरा वैश्विक जो समाज है उसका टारगेट है कि इस टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, और बेस्ट एफर्ट होगा कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही इसको कंट्रोल कर लें, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, बेस लाइन था, है ना? अब अगर टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो डेंजरस सिचुएशन होगी, और अगर हम +1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहें तो कंपैरेटिवली सेफर रहेंगे, है ना? यानी इस जो टेम्परेचर है इसको हमको क्या करना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ने देना है, इसके नीचे ही रखना है। तो हमारा टारगेट है कि कोशिश करेंगे इसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 +1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही रखें। अब ये क्यों ज़रूरी है, वाई दिस मैटर्स? अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो नदी हैं, रिवर्स है अभी, जैसे हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे गंगा, यमुना, जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदी हैं वो ग्लेशियर्स बेस्ड है उनसे, है ना? उनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स हैं। और ये अगर जितना तेज़ी से बढ़ेगा तो नदियाँ फिर धीरे धीरे सूखने लग जाएंगी जल्दी से, तो एक आबादी के लिए पानी का भी संकट पैदा हो जाएगा, खेती के लिए पानी नहीं रहेगा, बहुत सारी, है ना, क्राइसिस पैदा होगा। सी लेवल इससे बढ़ जाएगा, और सी लेवल बढ़ेगा, अगर समुद्र का स्तर, जल स्तर बढ़ जाएगा तो बहुत सारे कंट्रीज इसमें डूब जाएंगे, जो खासकर जैसे कि जो छोटे छोटे से देश हैं, है ना, आइलैंड्स नेशन है, बेसिकली जापान है। अगर हम अंडमान निकोबार अपनी की बात करते हैं, वो है लक्षद्वीप है, मालदीव है, श्रीलंका है, ऐसे बहुत सारे। तो भारत के बहुत सारे ऐसे जो तटीय जो सिटीज़ हैं बेसिकली, है ना, वो भी इसके डूब में आ जाएंगी। हीट वेव्स और डिजास्टर्स बढ़ेंगे इसकी वजह से। तो हम चाहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या करना है, 1.5 डिग्री प्लस, है ना, इस तक रोक के रखें इसको। अब पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 4 है पैराग्राफ 2 में, इसमें रिक्वायर्ड ईच पार्टी टू प्रिपेयर कम्युनिकेटिव एंड मेंटेन सक्सेसिव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दैट इज इंटेंडेड टू अचीव, राइट? अब यहाँ पर बात करते हैं 2029 में इन बाकू, नवंबर 2024 में बाकू में क्या हुआ था, ये कोप हुआ, है ना, 29 वाला। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था कि इस कॉन्फ्रेंस में 200 के समथिंग कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, है ना? और यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बातचीत की गई थी, और यहाँ पर टारगेट था कि इंक्रीज एनुअल फंडिंग फॉर डेवलपिंग नेशन टू USD 300 बिलियन बाय 2035। और देखिए, पेरिस एग्रीमेंट में ये था कि हमको $100 बिलियन, जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या करेंगे, डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट से लड़ने के लिए फाइनेंस देंगे, और ये $100 बिलियन के समथिंग होगा। लेकिन इसको अभी 2000 सॉरी जो COP 29 है बेसिकली 2024 में हुआ, यानी पेरिस एग्रीमेंट के 9 साल बाद। तो यहाँ पर इसको बढ़ाने की बात की गई, और ये क्लाइमेट जो फाइनेंस है ये कितना बढ़ा है, $300 बिलियन, वो भी 2035 तक का बोला है ऐसा। इस दिस एग्रीमेंट नोन एज अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। इसको शब्द को याद रखना है कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है क्लाइमेट फाइनेंस, और ये UNFCCC इससे संबंधित है, राइट? include aspirational broader aim of mobilizing 1.3 trillion per year from public and private sources by 2035। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अब हमको जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तो मोबिलाइज करना है 1.3 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेस से, दोनों से। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केवल पब्लिक से ये फंड मोबिलाइज किया जाएगा, या फिर पूछा जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों से ही, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि ये जो $300 बिलियन एनुअल टारगेट था ना 2035 तक का, इसको अवेस्मल पुअर एंड एन ऑप्टिमल इल्यूजन बोला बेसिकली। भारत इसके पक्ष में नहीं था, कि बोला कि ये तो बहुत कम है, कि जो डेवलपिंग नेशन है अगर वो क्लाइमेट से उनको फाइट करना है तो पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ये यहाँ पर है। अब देखिए, बात करते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्लाइमेट फाइनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो क्लाइमेट फाइनेंस refers to local, national और international financing, transnational financing drawn from public, private and alternative source of financing। देखिए,
तो क्लाइमेट फाइनेंस उसको बोलते हैं जो लोकल स्तर पर, नेशनल स्तर पर या ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग होती है, जिसमें ये जो पैसा है ये पब्लिक से आएगा, प्राइवेट हो सकता है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हो, दैट सीक्स टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन एक्शंस दैट विल एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ये मिटिगेशन और अडॉप्टेशन एक्शंस जो है कि क्लाइमेट से लड़ने के लिए हमको ये स्टेप लेने पड़ेंगे, है ना। कैसे हम क्लाइमेट को मिटिगेट कर सकते हैं, क्लाइमेट के जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी बहुत सारे उसमें पैसा चाहिए होगा, तो कैसे अडॉप्ट करेंगे, है ना, उन एक्शंस को। इसके लिए ये क्लाइमेट फंड बेसिकली, है ना, इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। अब कन्वेंशन द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट कॉल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पार्टीज विद मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दोज दैट आर लेस एंडोड एंड मोर वनरेबल। ठीक है ना, कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, उनको फाइनेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। डेवलप्ड नेशन से ये कमिटमेंट चाहिए भैया। और ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के तहत है कि भाई जो डेवलप्ड नेशन है ऑलरेडी, उनके पास पैसा भी बहुत है और उन्होंने सोर्सेज का क्या है ना, दोहन भी किया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। एमिटर्स भी रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन भी उन लोगों ने ज़्यादा किया है, तो ये क्या करें, उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करें, जैसे कि वो क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग मिटिगेशन और अडॉप्टेशन एक्शंस ले सकें, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कार्बन सिंक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। कार्बन सिंक इज एनीथिंग that absorbs more carbon from the atmosphere than it releases, जैसे एग्जाम्पल प्लांट्स, ओशन एंड सोइल, राइट। कि ऐसा कोई भी चीज़ जो कि एब्जॉर्ब मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन इट रिलीजेस, यानी एटमॉस्फेयर से कोई भी ऐसी चीज़ जो एटमॉस्फेयर से कार्बन उत्सर्जन कम करती है ना, और कार्बन को जो है एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करते हैं लेकिन कार्बन को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं। सॉइल है, ओशन है, इनको बोलते हैं हम कार्बन सिंक, राइट। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी वॉच फॉर। यहाँ पे एनडीएस इंडिया से यूज एमिशन इंटेंसिटी, एमिशन पर यूनिट जीडीपी, है ना, जो एमिशन इंटेंसिटी इसके बारे में बात की, इट इज़ यार्डस्टिक एब्सोल्यूट एमिशन कैन कंटिन्यू राइजिंग एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी आउटपेसेस देम, राइट। ये बढ़ता रहेगा जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, तो है ना, यहाँ पे याद रखने का है। दूसरा, यहाँ पर इंडिया हैज़ डिफेंडेड दिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी एंड एज अ लेजिटिमेट फ्रेमवर्क फॉर अ कंट्री हुज पर कैपिटा एमिशन रिमेंस अ फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द वेस्ट। भारत ने इस आधार पर इसको डिफेंड किया है कि देखिए हमारी जीडीपी बढ़ रही तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, वैसे ही बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर कैपिटा एमिशन की। तो पर कैपिटा अगर देखा जाए तो भारत में पर कैपिटा एमिशन एज अ लार्ज, पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा भारत को अगर देखते हैं तो हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, राइट। तो पर कैपिटा एक व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना कर रहा है, सपोज दैट 100 रुपये में से एक व्यक्ति हमारे भारत में 0.5% अगर हम ओवरऑल देखते हैं, तो वहीं अगर वैश्विक स्तर पर देखें जैसे अमेरिका है, तो भारतीय कोई एक व्यक्ति सपोज दैट 1 रुपये का एमिशन कर रहा है, 1% एमिशन कर रहा है, वहीं अमेरिकन देखें तो 20% से 25% कार्बन एमिशन करते हैं। तो पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो भारत बहुत कम करता है। अगर ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली भारत दूसरे तीसरे नंबर पर एमिटर आता है। तो भारत ने इस आधार पर इसको डिपेंड किया कि हमारी इकोनॉमी, अभी हम चूँकि ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो एमिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसको इस आधार पर डिपेंड किया कि हमारा पर कैपिटा, अगर आप देखिए ना पर कैपिटा एमिशन कितना है, तो हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। बट कॉन्ट्राडिक्शन परसिस्ट, इंडिया प्लान्स 100 गीगावाट ऑफ न्यू कोल फायर्ड कैपेसिटी ओवर 7 ईयर्स। हम यहाँ पे एक और बात करते हैं कि 100 गीगावाट न्यू कोल फायर्ड कैपेसिटी हमको क्या कर रहे हैं, अभी इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। 7 साल में 1 ट्रिलियन पर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टेड बाई 2000। अब पेट्रोकेमिकल्स में हमको इन्वेस्ट करना है 2040 तक 1 ट्रिलियन के समथिंग, एंड 50% इंक्रीज इन कोल वेस्ट स्टील कैपेसिटी। जो जैसे स्टील कैपेसिटी, हमारा स्टील प्रोडक्शन होता है, तो इसको बढ़ाकर हमको 50% करना है जो कि कोल वेस्ट रहेगी 2031 तक। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाई देते हैं भारत की तरफ से अगर देखें तो। लेकिन हम चूंकि पहले ही बोला है कि वी आर अ ग्रोइंग नेशन, है ना, हमारी इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग नेशन है हम लोग, है ना, इकोनॉमी ग्रो हो रही है बहुत तेज़ी से है। बट अभी हमको ये ज़रूरत है कि हमको कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, हमारे पास उतना अभी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है,
तो यहाँ पर अगर भारत के उसके संदर्भ में देखें तो ओवर 30 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी रिमेन्स स्टैंडर्ड ड्यू टू गैप इन द ग्रिड रेडीनेस। और ये एक बड़ा चैलेंज ये भी दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पे ग्रिड रेडीनेस दिखाई नहीं देती, जो ग्रिड चाहिए होते हैं लाइन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, उसमें गैप दिखाई देता है। इसकी वजह से क्या होता है, लगभग 37% गीगावाट हमारा रिन्यूएबल कैपेसिटी से जो रिन्यूएबल सोर्सेस से मिलने वाला था वो क्या है, रुक गया है बेसिकली। यहीं पे अगर हम कार्बन सिंक की बात करते हैं तो वन ऑफ द लीस्ट डिस्कस एस्पेक्ट है एनडीसी में हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंटिंग फॉरेस्ट कवर, लाइक इंडिया इज फार फ्रॉम इट्स 33% टारगेट। जैसा हमारा टारगेट है ना कि 33% तक हम अपना फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर बढ़ाने वाले हैं, जो कि अभी 24% पर ही डटा हुआ है, यहीं पर अभी तक रुका हुआ है। तो ये क्या है, अभी बढ़ा नहीं। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो भारत को कंसिडर करने की ज़रूरत है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर कि इंडिया ने इस ओर क्या क्या बेसिकली कदम उठाए हैं और क्या क्या प्रोग्रेस किया है एनडीसी के लेकर, हमारे एम्बिशियस जो हैं, जो टारगेट हैं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं इस संदर्भ में, राइट। तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है पूरे तरीके से। इसमें से होप्स हो कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।